Hello everyone, once again welcome back to Mathematics Student YouTube channel. So in this video we are going to discuss complete solution of part B from December 2016 question paper. So part C के वीडियो तो मैंने पहले अपलोड कर रखे हैं, खैर पार्ट बी का भी अपलोड किया हुआ था बट उसमें साउंड एरर है तो दोबारा वीडियो क्रिएट किया जा रहा है. तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं. हमें यहाँ से एक मैट्रिक्स दी हुई है, देन वी हैव टू फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. पार्ट बी का सिंगल करेक्ट ऑप्शन होगा. तो यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट, नेगेटिव डेफिनेट इनकी बात की हुई है. तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है. तो हम जानते हैं कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास पॉजिटिव डेफिनेट होगी इफ एंड ओनली इफ. सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ये हमारे पास यहाँ से पॉजिटिव डेफिनेट होगी, पॉजिटिव डेफिनेट इफ एंड ओनली इफ ऑल प्रिंसिपल माइनर्स ग्रेटर देन 0. तो अब अगर हम यहाँ से देखें, सबसे पहले तो यहाँ से इसके डायगोनल के एलिमेंट पॉजिटिव है तो ये तो हम यहीं से देख सकते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल माइनर 3 है, ग्रेटर देन 0 है. सेकंड प्रिंसिपल माइनर अगर चेकआउट करें 3 -1 2, सिंप्लीफाई करेंगे 6 + 1 आ जाएगा, 6 - 1 आएगा विच इज इक्वल टू 5, ग्रेटर देन 0 आ गया रिस्पेक्टिवली. 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट देख लेते हैं, वैल्यू क्या आएगी 3 इंटू यहाँ से आएगा 6 + 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में आएगा 1 - 0. सिंप्लीफाई करेंगे वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, यहाँ से तो आ रहा है 1 और यहाँ से तो ओवरऑल वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है. सारे वैल्यू प्रिंसिपल माइनर पॉजिटिव आ रहे हैं तो मैट्रिक्स हो जाएगी पॉजिटिव डेफिनेट. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट f R2 to R2 be a given by f of xy equals to x square and y square plus sin x, then the derivative of f at xy is linear transformation given by. हमें डेरिवेटिव ऑफ f का लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखना है. तो डेरिवेटिव ऑफ f हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ f हो जाएगा f1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, f1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, f2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, f2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y. यहाँ से इसके डिटर्मिनेंट की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ f को. यहाँ से f हमारा जो फंक्शन होगा वो होगा यहाँ से f1, f2 टाइप का. तो अगर डिफरेंशिएशन देखें, f1 है हमारे पास यहाँ से x स्क्वायर, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x 2x आएगा. यहाँ से f1 तो है हमारे पास x स्क्वायर और f2 है हमारे पास यहाँ से y स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x. अब यहाँ से f1 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y आएगा 0, रेस्पेक्टिवली f2 का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू आएगा cos ऑफ x और y के रेस्पेक्ट में आएगा 2y. सिंप्लीफाई करते हैं तो कौन सा ऑप्शन हमारे पास यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, हमारा फर्स्ट ऑप्शन. इसके मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, यहाँ से डेरिवेटिव ऑफ f लिख रहे हैं तो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे. तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेट ऑफ r⁴ इज अ बेसिस ऑफ R4. बेसिस बताना है हमारे पास इनमें से कौन सा होगा. तो यहाँ से बेसिस पता लगाने के लिए सीधा सा तरीका है, इसे हम LI फॉर्म में देखते हैं. फर्स्ट B1 को देखते हैं. तो B1 को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो 1 0 0 0 आ गया, 1 1 0 0 आ जाएगा, यहाँ 1 1 आएगा, 0 आएगा और यहाँ से सारे 1 आएंगे. जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं सारे हमारे पास एलिमेंट जितने भी है ये LI है और या फिर इसका जो डिटर्मिनेंट आ रहा है 1 आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, ये साथ ही LI भी है हमारे पास. मतलब दो एलिमेंट्स को सम करके तीसरे एलिमेंट की फॉर्म में नहीं लिख सकते. कोई भी दो एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में तीसरा एलिमेंट नहीं लिखा जा रहा, तो उससे हम कह सकते हैं हमारा जो B1 है, B1 तो हमारे पास यहाँ से हमारा LI है. सारे एलिमेंट LI होने के केस में ये हमारा बेसिस है. रेस्पेक्टिवली अगर सेकेंड को देखें, सेकंड को भी आप मैट्रिक्स फॉर्म में देख सकते हैं. यहाँ से इसका डिटर्मिनेंट जो आएगा B2 को भी अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे यहाँ से तो इसका जो डिटर्मिनेंट बनेगा वो हमारे पास यहाँ से नॉन जीरो बनेगा. तो B2 भी हमारे पास रेस्पेक्टिवली सारे एलिमेंट भी LI हैं तो यहाँ से ये भी हमारा एक बेसिस बनाएगा. बट अगर B3 के लिए देखें तो B3 के केस में हम यहाँ से देख सकते हैं हमारे पास यहाँ से अगर B3 को मैट्रिक्स फॉर्म में देखें तो इसके लिखा जाएगा 1 2 0 0 0 0 1 1 2 1 0 0 एंड -5 5 0 0. ये है हमारे पास. तो अगर इसको मैट्रिक्स फॉर्म में अगर आप यहाँ से देखोगे तो अगर हम यहाँ से ऑपरेशन लगाएं थर्ड रो को सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं फर्स्ट रो माइनस थर्ड रो के रूप में. तो इसको अगर सिंप्लीफाई करें हमारे पास क्या लिखा जाएगा, यहाँ से मैट्रिक्स बन जाएगी. फर्स्ट रो एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो हमारी एज इट इज रहेगी, थर्ड रो में हमने फर्स्ट रो से माइनस करके लिखना है. तो -1 1 0 0 आ जाएगा, ये -5 5 0 0. तो यहाँ से थर्ड रो और फोर्थ रो हमारे पास आइडेंटिकल आ रही है. अगर फोर्थ रो में से हम 5 कॉमन ले लें दोनों आइडेंटिकल हो जाएगी. आइडेंटिकल के केस में LD हो जाएगी, LD होने के केस LI नहीं रहेगी. LI अगर नहीं रहेगी सीधी सी बात है बेसिस नहीं बनाएगी. तो B1 एंड B2 आर बेसिस बट B3 नॉट. तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा. सो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट D1 और D2 हमें दो डिटर्मिनेंट दिए हुए, हमें फाइंड आउट करना है इनमें कौन सा रिलेशन होगा. तो अब अगर रिलेशन की बात करें D2 डिटर्मिनेंट को चेकआउट करते हैं.
D2 हमें यहाँ से जो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है -x a - p y - b q z - c r है। अब यहाँ से इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इसमें सेकेंड कॉलम को हम रिप्लेस कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, a - b - c -x y z -p q r, ये आएगा। अब अगर हम सिंप्लीफाई करें, यहाँ से ट्रांसपोज कर देते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास a - b - c -x y z एंड -p q एंड r, ये आ रहा है हमारे पास यहाँ से। अब अगर यहाँ से एक कॉलम को दूसरे कॉलम में रिप्लेस करते हैं तो साइन चेंज हो जाता है एक एलिमेंट पे। तो यहाँ से अगर साइन लगाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, ये प्लस में आएगा, साइन चेंज हो गए, कॉलम आपस में इंटरचेंज करते हैं, साइन चेंज माइनस में आएगा। तो इसी फॉर्मेट से अगर देखिए, ये माइनस रहेगा, ये प्लस रहेगा, ये प्लस रहेगा। अब अगर हम यहाँ से देखें, फर्स्ट रो में से हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, माइनस कॉमन लेते ही हमारा डिटर्मिनेंट क्या बन गया, ax p b y q और c z r, ये फॉर्मेट आ गया। तो यहाँ से हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ d1 ही तो है, माइनस ऑफ d1 आ गया। तो d2 इक्वल्स टू माइनस ऑफ d1 है, या फिर d1 इक्वल्स टू माइनस ऑफ d2 है। तो हमारा कौन सा ऑप्शन यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द मैट्रिक्स ए, हमें यहाँ से 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स दी है, थीटा इक्वल्स टू 2π/31, देन a रेज़ टू द पावर 215 इज 2015 सॉरी इज, हमें यहाँ से इसकी वैल्यू बतानी है होगी क्या। तो अगर इसकी वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करनी है तो इसके लिए हम क्या फॉर्मेट काम में लेंगे, हम जानते हैं हमारे पास ये स्पेसिफिक टाइप की मैट्रिक्स है। इस मैट्रिक्स में अगर हम यहाँ से देखें, कोस थीटा साइन थीटा माइनस ऑफ साइन थीटा कोस थीटा, इसकी पावर हमें यहाँ से अगर n दी गई हो तो वो हमारे पास इक्वल आता है कोस ऑफ n थीटा साइन ऑफ n थीटा एंड माइनस साइन ऑफ n थीटा एंड कोस ऑफ n थीटा की, ये हमारे पास यहाँ से इसके इक्वल आती है। तो अब अगर हम यहाँ से देखें, n की वैल्यू हमें यहाँ से क्या दी है, 2015 दी हुई है, और थीटा की वैल्यू हमें यहाँ से दी हुई। तो अगर n थीटा हम सिंप्लीफाई करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2015 इंटू 2π/31। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 65 इंटू 2π। तो यहाँ से ये 2π का मल्टीपल आ गया पूरा पूरा। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इस केस में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, यहाँ से कोस ऑफ n थीटा। अगर n हमारे पास, अगर यहाँ से देखें, ये हमारे पास कुछ इस फॉर्मेट में रहा है। अगर हमारे पास कोस ऑफ n थीटा की वैल्यू देखें, कोस n थीटा इज इक्वल्स टू, हमारे पास या तो -1 आता है या +1 आता है। -1 तो तब आता है जब हमारे पास n ऑड नंबर हो। इन केस n हमारे पास अगर इवन नंबर होगा तो ये +1 आएगा। और साइन ऑफ n थीटा तो हमेशा हमारे पास, अगर n हमारे पास इंटीजर बन रहा है तो उसके केस में हमारे पास हमेशा 0 आएगा। तो यहाँ से इंटीजर तो बन ही रहा है। और साथ ही अगर हम यहाँ से देखें, n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से इवन नंबर है, क्योंकि यहाँ से 2 का मल्टीपल में आ रहा है, तो ये इवन हो जाएगा। तो यहाँ से ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन जाएगी, कोस n थीटा, यानी कोस 65 इंटू 2π की वैल्यू +1 आएगी, साइन n थीटा की वैल्यू 0, साइन माइनस साइन ऑफ n थीटा की वैल्यू 0, कोस n थीटा की वैल्यू 1। तो ये हमारे पास क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। यहाँ से हमारा ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। So now come to the next question. Next question says that let J be, J denotes the matrix of order n cross n with all the entries 1, and let B be 3n cross 3n matrix given by B equals to 0 0 j 0 j 0 j j 0 here. Then we have to find here, then rank of B equals to rank of B. Here asking for rank of B is equals to which one is the rank of here. So अगर हमें यहाँ से J दिया हुआ, J के लिए कहा गया इसकी सारी एंट्रीज 1 है, n क्रॉस n की मैट्रिक्स बन रही है, तो J हम यहाँ से 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स ले लेते हैं, जिसकी हमारे पास एक ही एंट्री आएगी, वो भी 1 आ जाएगी। तो अगर हम यहाँ से इस B मैट्रिक्स को बनाएंगे, B मैट्रिक्स जो दी है उसकी रैंक, हम मैट्रिक्स का ऑर्डर हमें 3n क्रॉस 3n दिया है, तो n की वैल्यू अगर हम 1 ले लेंगे तो B आ जाएगी हमारे पास 3 क्रॉस 3 में। तो अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये मैट्रिक्स बनेगी 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0। तो इसकी रैंक हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू आ गई हमारे पास 3। जब हमने n की वैल्यू 1 ली है तो रैंक ऑफ बी इक्वल्स टू आई है हमारे पास 3। तो अगर ऑप्शन से देखें, जब हम यहाँ से n की वैल्यू 1 लेंगे, यहाँ से रैंक हमारे पास 2 आएगी, ये 2 दी हुई है, यहाँ से 1 लेने पर रैंक आएगी 2, और यहाँ से आ रही 3। तो ओवरऑल हमारे पास एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि होगा हमारा लास्ट ऑप्शन। बाकी ऑप्शन यहाँ से काउंटर एग्जाम्पल्स हमने डिस्कार्ड कर दिए। तो यहाँ से नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। This one is last question of this video. The question says that let A be n cross m matrix with each entry equals to +1, -1 or 0, such that every column has exactly 1
+1 and exactly 1 minus 1 and we can conclude that which one of the following option is true here. So अगर हम यहाँ से देखें, हमने यहाँ से एंट्रीज कुछ इस तरीके से लेनी है. ए हमने लेनी है n क्रॉस m की मैट्रिक्स, जिसमें ईच एंड कॉलम में एटलीस्ट एक 1 होना चाहिए और एक -1 होना चाहिए. तो अगर हम यहाँ से देखें, हम यहाँ से अगर मैट्रिक्स ले लेते हैं, एक कॉलम में +1 और एक -1 होना चाहिए. तो यहाँ से इस कॉलम में हमने कुछ इस तरीके से एंट्री ले ली. तो अब अगर हम यहाँ से देखें, इसकी रैंक हमारे पास क्या आएगी, इसका डिटर्मिनेंट आ रहा है 0, इम्प्लाइज अगर ये मैट्रिक्स ए हम मान के चले तो इसकी रैंक ऑफ ए इक्वल्स टू आ रही है हमारे पास 1. मैट्रिक्स हमारे पास 2 क्रॉस 2 के लिए है, मतलब n की वैल्यू भी 2 है, m की वैल्यू भी 2 है, रैंक आ रही है 1, जो ना तो n के इक्वल है ना m के इक्वल है. तो काउंटर एग्जाम्पल से सेकेंड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. और अगर बाकी ऑप्शंस पे देखें तो हमारे पास यहाँ से इसी तरीके से ए मैट्रिक्स हम ये भी तो ले सकते हैं, यहाँ से 1 -1 0 1 -1 0. यहाँ से इसकी एक रो तो कम्प्लीटली 0 है, तो रैंक 3 तो होगी नहीं. यहाँ से ऊपर से ये मैट्रिक्स भी हमारे पास 3 रोज है, 2 कॉलम्स है, दोनों रो हमारे पास आइडेंटिकल है, लीनियरली डिपेंडेंट है. तो इसकी रैंक आएगी हमारे पास 1. इसकी रैंक हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई. और यहाँ से 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स बन रही है, तो n क्रॉस m की बन रही है मैट्रिक्स. तो अगर हम यहाँ से देखें, n की वैल्यू 3 है, m की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से अगर हम डिस्कार्ड करना चाहें तो n लेस देन इक्वल्स टू m, ऐसा तो कहीं नहीं है, यहाँ तो n ग्रेटर देन m आ रहा है. तो इसके केस में हमारा थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया. काउंटर एग्जांपल हमने ये बना लिया है. इसी तरीके से इसमें अगर हम एक रो और ऐड कर दें 0 0 की, तो यहाँ से डायरेक्टली हमारा ऑप्शन डी भी डिस्कार्ड हो जाएगा, जो कि कह रहा है n-1, क्योंकि n की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 4 हो रही है, 4 - 1 3 आएगा. 3 की वैल्यू लेस नहीं होती है हमारे पास 2 से. तो काउंटर एग्जांपल से हमने फोर्थ ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया. तो ऑप्शन डिस्कार्ड करके हमने डायरेक्टली हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर दिया. रेस्ट ऑप्शंस आर डिस्कार्डेड. आई होप यू अंडरस्टैंड एक्सप्लेनेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.